नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा था कि देश में सरकार ने कुछ जरूरी चीजों को खोलने की जो परमिशन कल से दिया है उसका लिस्ट कल निकल गया था। देश की सरकारों की क्या प्राथमिकताएं हैं ये आपको पता चलेगा कि दारू की दुकान खुली रहेगी और चीज की दुकान बंद रहेगी। खैर, ये सरकार की प्राथमिकता है, हम इसमें क्या करें। आज बात करने से पहले आपको बताऊं, आज दिन भर कल से भी ये तस्वीरें चल रही हैं। कल से चलने की तस्वीर थी और आज पटना और हटिया और अलग अलग जगह पहुंचने की तस्वीर आई, जो मजदूरों के लिए स्पेशल रेलगाड़ी चलाया है भारत के रेल मंत्रालय ने। माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश होगा, मुख्यमंत्रियों की मांग थी कि भाई बस से कब तक आएंगे, कैसे आएंगे। उन सब में एक बड़ा दुखद तस्वीर दिखा। वो एक मिक्सर मशीन में, जिसमें वो सीमेंट और गारा मिला करके कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, उसमें 18-20 मजदूर बैठे थे। वो जो सीन था ना, वो मेरे को अंदर से झकझोर दिया, तरबिल कर दिया मेरे को। मैं बहुत ही ज्यादा उसको देख करके दुखी हुआ। रेलगाड़ी में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, समझ में आता है। लोग अपने अपने यहाँ जाने के लिए कितने ललायत हैं, ये सब समाचारों में आ रहा है। मुंबई का दिखा रहा था कि कोई कह रहा है कि पुलिस स्टेशन जाओ, तो पुलिस वाला कह रहा है कि निगम में जाओ, निगम वाला कह रहा है कि फलाना में जाओ, काउंसलर के यहाँ जाओ। मतलब लोगों को फुटबॉल बना करके रखा हुआ है। इन सब बातों को देखने के बाद बीइंग ए पूर्वांचल के लोग, मन बड़ा दुखी होता है। उस दुखी मन से मैं आपको दुखी करने वाला एक बात कह रहा हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे कहे बात से दुखी हो, गुस्सा करें, झल्लाएं, क्योंकि मैं आपको दुखी करने के लिए ही ये बात कह रहा हूं। मित्रों, एक वीडियो वायरल हुआ है राज ठाकरे का। अमूमन मैं पूरे ठाकरे परिवार के राजनीति को समर्थन नहीं देता, ना ही मैं उनके राजनीति को राजनीतिक योग्य मानता हूं कि वो कोई राजनीति के योग्य लोग हैं। लेकिन उसमें एक बात समझने वाले हैं, मैं उस बात को आपके सामने रख रहा हूं। मुझे क्या लगा और आपको क्या लगा, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई में अपना भाषण दे रहा था, पूर्वी लोगों के बीच, उत्तर भारतीयों के बीच, कह रहे कि आप मुझे कोसते हैं, मुझे भला बुरा कहते हैं, आप मुझे कहते हैं कि ये है वो है। आप ये बात अपने सरकार को क्यों नहीं पूछते? महाराष्ट्र में मराठी लोगों के लिए ही जब रोजगार की कमी है तो आपको रोजगार कहां से देगा? तो आप अपने अपने सरकारों से क्यों नहीं बात करते? मित्रों, मेरी बात यहीं से शुरू हो रही है और आज इसी पर बात होगी। महाराष्ट्र कोई अलग से आजाद नहीं हुआ था। हम सब लोग, संपूर्ण भारतवर्ष एक ही दिन आजाद हुआ था। जिस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जहां से भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाने की शुरुआत हुई, उसका मुख्यालय कलकत्ता में था और भारत की राजधानी भी कलकत्ता में थी। मुझे बढ़िया से याद है, जब हम लोग 5-10 वर्ष के रहे होंगे, तो अगर किसी आदमी को कहीं जाना होता था ना रोजगार के लिए, तो कलकत्ता जाता था। लोग गांव में भाषा में बोलते थे चटकल, हड्डीकल, सुताकल। वो कंपनियों का नाम उन लोगों को पता नहीं था, बोले कहाँ काम कर ले, चटकल में करते हैं, कहाँ काम करते हो, सूताकल में करते हैं, हड्डीकल में करते हैं। मतलब लोग कलकत्ता पलायन करते थे काम के लिए गाँव से। अब गुजरात और महाराष्ट्र और अलग जगह पर करते हैं। हमने आज तक नहीं सुना कि कोई बलिया का आदमी लखनऊ, कानपुर, बनारस, गाजीपुर या इन जगहों पर नौकरी के लिए गया हो। कोई आदमी, छपरा वाला आदमी पटना में, मुजफ्फरपुर में, धनबाद में ऐसा कहीं काम पर जा रहा हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई महाराष्ट्र अलग से आजाद हुआ नहीं, कोई महाराष्ट्र में अलग से सूर्य की रोशनी पड़ती नहीं, ना ही कोई महाराष्ट्र की भौगोलिक दिशा दशा इतना बढ़िया है कि वहां पर उद्योग लग रहा हो। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पर ना तो जमीन उपजाऊ है, ना ही वहां पर मौसम मेहरबान है। हमारे यहाँ तो 4 मौसम होता है, टूट के जाड़ा पड़ता है,
टूट के गर्मी पड़ती है, खूब बढ़िया बरसात होती है, शानदार बयार बहता है। मतलब हमारा जो पूर्वांचल की वहाँ का तो मिट्टी इतनी खुशबूदार और उपजाऊ है कि अगर मिट्टी कोई आदमी खा ले तब भी 2 एक दिन रह सकता है। महाराष्ट्र में तो मिट्टी ही नहीं कि आप खा सकते, तो पथरीली और जहरीली जमीन है। महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में आप जैसे अभी का माहौल हो रहा है ना, चिपचिपापन, ना तो बढ़िया से सर्दी लगेगी ना बढ़िया से गर्मी लगेगी, वैसा माहौल पूरा जुम रहता है। मुंबई में मैं रहा हूँ, आना जाना घूमना रहा है। मुंबई में हर 1.5-2 महीने के बाद एसी की वायर गल जाती है, क्योंकि वहां पर खारा पानी होता है, आदमी की हड्डी गल जाती है, क्योंकि वही पानी तो समुद्र वाला ले रहा है ना, नमी वातावरण में रहती है। मतलब इतनी नारकीय जगह पर लोग जान देते हैं रहने के लिए। मुंबई ड्रीम शहर है। ये क्यों? ये इसलिए है कि हम सब लोग जब से हमारा देश आजाद हुआ 1952 से, मुझे याद है, मैं 52-53 की बात नहीं कर रहा, मेरे उत्तर प्रदेश के कानपुर को ना मैनचेस्टर कहा जाता था कि ये मैनचेस्टर है, इतनी कल कारखाने कानपुर में थी। अब शायद कोई कारखाना कानपुर में है, मैं बढ़िया से अभी आज की तारीख में बताऊंगा नहीं कि कोई एक छोटा मोटा फैक्ट्री चल रहा है या सारा का सारा बंद हो गया, ये मुझे नहीं मालूम है। हमारा बेगूसराय, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये जो शहरें थी ना वो उद्योगों के लिए भरी पड़ी रहती थी। गाजियाबाद में राठी इस्पात, राठी स्टील, राठी टोर, एलाइड स्टील, एलाइड स्टील्स, ये सब करके कंपनियां हुआ करती थी। अब वो कंपनियां बंद हो गई सारा का सारा, उत्तर प्रदेश सरकार के उदासीनता, बिहार सरकार के उदासीनता की वजह से। सरकारें चाहे 1952 से जिसकी भी आई हो, उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं चूंकि पूर्वांचल का आदमी हूं और मैं इस टाइम सिर्फ यूपी और बिहार की बात कर रहा हूँ, हालांकि स्थिति पूरे देश की खराब है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई 30-40 साल में यूपी बिहार में कोई बड़ा उद्योग लगा हो। एक बिहार के हाजीपुर में रेल कोच लाइन फैक्ट्री बनी है, लेकिन उसकी भी स्थिति वही है। हालांकि वहाँ रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने हाजीपुर, उनका संसदीय क्षेत्र था, उन्होंने बनवा दिया था, लेकिन उसके बाद कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री यूपी और बिहार में नहीं लगा है। तो आपका मजदूर कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र में गाली खाने जाएगा। आपके पास अगर अपना इस्पात फैक्ट्री होती तो जो लोग आज दूसरे जगह इस्पात इंडस्ट्री में काम करने जाते वो आपके यहाँ रहते। अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया सूता कल होता, कोई और कंप्यूटर का होता, या कुछ भी इंडस्ट्री, तो कई साइकिल बनाने का इंडस्ट्री होते, प्लास्टिक की कुर्सी बनाने का इंडस्ट्री हो सकता है, छोटा बड़ा मोटा हर तरह का इंडस्ट्री का माहौल अगर हम देते, इंडस्ट्री अपने यहाँ खुलता, तो हम सब लोग दिल्ली छोड़ करके अपने गाँव में रहते, क्योंकि यहाँ तो साला नस्वर हवा है, हवा ही लेकर के प्रदूषित है। अभी तो कोरोना के कृपा से कुछ हवा साफ हुई है, नहीं तो ये हवा सांस लेने है हमारे दिल्ली में हम सांस लेने की स्थिति में नहीं है, और यही मजबूरी में जी रहे हैं तरह तरह की बीमारियों को लेकर के। क्यों? क्योंकि बलिया में कोई रोजगार नहीं है। यूपी बिहार के नेताओं ने अपहरण उद्योग लगाया, गुंडागर्दी उद्योग लगाया, राजनीति उद्योग लगाया, बलात्कार का उद्योग लगाया, छिनताई का उद्योग लगाया, लेकिन कोई कल कारखाना नहीं लगा जहाँ का युवा बेरोजगार वहां पर काम कर सके। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे नेता ये जानते हैं कि यूपी बिहार के लोग मूर्ख हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, सब मतलब आप लोग गुस्सा हुएगा मेरे बात पर कि आप लोग मूर्ख लोग हैं। मूर्ख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब चुनाव की बात आती है ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई कौन से नेता ने आरक्षण की बात की, कौन से ने आरक्षण भगाने की बात की। हालांकि आरक्षण भगाने की हिम्मत किसी में कही नहीं सकता, लेकिन कोई दबे जुबान मीटिंग में तो देखना ये बड़ा गलत, मतलब धीरे धीरे कह देगा, साफ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद कौन सा हमारे जात का है, कौन सा हमारे क्षेत्र का है, कौन सा हमारे यहाँ बारूद फोड़ने की बात कर रहा है, कौन सा हमारे यहाँ बम मारने की बात कर रहा है। हम बम बारूद और अपहरण इसी बात में उलझ करके वोट दे देते हैं, क्योंकि 52 से सरकारें हमारे यहाँ भी तो बनी है, पूरी 5-5 साल सरकारें चली हैं, कुछ लोग कम भी चली है, लेकिन सरकारें खूब चली हैं। लेकिन कोई भी सरकार ने ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना कि आप मुझे वोट दीजिए, कानपुर की मिल मैं दोबारा चालू करा दूंगा, पुराने वाले के छोड़ो 2 नया मिल लगाऊंगा, अगर मिल नहीं लगाऊंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। नीतीश कुमार ने बड़ा चौड़े में कहा था कि अगर सड़क नहीं बनी ना तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, अगर बिजली नहीं आई तो मैं आपके सड़क और बिजली का क्या करूंगा, छाटूंगा, मैं बिजली खाऊंगा और सड़क पसूंगा। आपने सड़क साफ इसलिए बनवाया वहां पर सोने के काम आए। सड़क किस काम का जब वहां पर कोई उद्योग नहीं है, सड़क किस काम का जब वहां पर कोई आपके लोगों का सम्मानजनक कोई काम नहीं है, फिर सड़क बनाकर क्या करेंगे। मित्रों, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आज हमारे लोगों को गरिया रहे हैं, पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनका छीछा लेकर वहां पर हो रहा है। उसका जिम्मेदार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं है,
उसका जिम्मेदार हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने राजनीतिक दल के लोग हैं। मुझे जहाँ से याद है, मैं बहुत दूर नहीं जाता हूँ, मैं 90 के बाद की राजनीति की बात करता हूँ तो मुलायम सिंह जी सरकार में रहे, मायावती जी रहीं, कल्याण सिंह जी रहे, राजनाथ सिंह जी रहे और अब जोगी जी हैं। इस सब लोगों ने अपने अपने स्तर की राजनीति की। किसी ने बोला हम मंदिर बनाएंगे, किसी ने बोला मंदिर नहीं बनाने देंगे, किसी ने बोला कि जीते जी मेरे लाश पर मंदिर नहीं बन सकती, किसी ने बोला कि तुम मंदिर बनाना हम गोली से भुनवा देंगे। मतलब हम लोग मंदिर बनाने के नाम पर गोली मारते रहे, उसमें नाम पड़ते रहे। कोरोना में एक छींक आ गया ना, था औकात हाथ में आ गई, पता नहीं चला कि हम कहाँ जाए, अस्पताल ढूंढते फिर गए। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने ये मुद्दा नहीं बनाया कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके बड़े अस्पताल बनाएंगे। आज हम बहुत बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, ईश्वर करें मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने वाला हूँ, बल्कि मैं तो उनके वंशजों में से हूँ। ये साबित हो चुका है, वो क्षत्रिय पुत्र थे और क्षत्रिय पुत्र थे तो हमारे में से होंगे ना। उनमें मेरा आस्था है, मेरा सम्मान है। लेकिन उसी अयोध्या में अगर एक छोटी सी फैक्ट्री भी लग जाती ना, जहाँ पर लोग वहाँ काम करते और काम करने के बाद रामलला के दर्शन करते, तो वो सब शान और स्वाभिमान से रहते। आज मैं दिल्ली में इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं दिल्ली में नहीं रहता तो मेरी बेटियां एमकॉम, एमएससी, इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पूरा कर पाती, क्योंकि मेरे गांव में पढ़ाई नहीं है। मैं दिल्ली में इसलिए हूँ कि मेरे पिताजी को कैंसर का इलाज कराना था, वो अपोलो में हो रहा था, हमारे बलिया में इस तरह का कोई इलाज ही नहीं है। और अब पिताजी के जाने के बाद मैं इस डर से हूँ कि मुझे शुगर है और कहीं मेरा शुगर बढ़ जाता है और कंट्रोल हो जाएगा तो अपोलो वाला उसको नियंत्रण करता है, बाहर के लोग पता न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बलिया में तो पता नहीं चलेगा कि मेरे पास शुगर है, क्योंकि वहाँ कोई पैथ बढ़िया नहीं है जहाँ पर कोई पैथोलॉजी की वो हो। मतलब हम इतनी बेरहम स्थिति में रहते हैं, इस बात के लिए कभी कोई राजनीतिक मुद्दा बनता क्यों नहीं है? आप सब अनफॉर्चुनेट हैं, ये बढ़िया तो बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज, ये जो अभी समय है ना, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, कलयुग में, ऐसा कभी समय नहीं आया जब आदमी को कोई काम का टेंशन हो। ना तो ऑफिस में समय पर जाने का टेंशन है कि यार जाऊंगा नहीं तो बॉस मत डांटेगा, ना ही दुकान खोलने का टेंशन है कि यार जल्दी दुकान खोलो, ग्राहक पता ना कब आकर के चला जाए। मतलब आपको खाना है, सोना है, फिर खाना है, फिर सोना है, फिर जगना है, खाना, सोना, जागना। ये एक समय आपके पास है मनन, चिंतन, गहन अध्ययन करने की। आप पढ़े लिखे डॉक्टर होते तो आप कोई किताब उताब लिख लेते, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होते तो कोई खोज कर लेते, कोई बात नहीं। आप एक साधारण आदमी ये खोज वोज नहीं कर सकते हो, कम से कम ये तो सोच सकते कि यार मैं दिल्ली में बैठ के क्या कर रहा हूँ, बलिया, छपरा, गाजीपुर आ जाऊँगा, हाजीपुर में क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इंडस्ट्री को चुनावी मुद्दा बनाया नहीं। हमने चुनाव में मुद्दा बनाया कि वो फलाने जाति का है, वो फलाने जाति का है, हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल अनपढ़ जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल गुंडा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, घोटाले बाप के जैसा हो। मतलब हमने इसी को राजनीतिक मुद्दा बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा नेता कैसा हो, जो उद्योग लगाए वैसा हो। हमने उद्योग लगाने को राजनीतिक मुद्दा बनाया ही नहीं। मित्रों, ये समय है, आप सब इस विषय पर गहन मंथन करें कि आखिर आपको महाराष्ट्र में क्यों गरियाया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को थोड़ी गाली, उद्धव ठाकरे मेरे गाली नहीं दे सकता, तो मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि वो जिस मेरे भाई को गाली दे रहा हूँ मेरा ही भाई है। अगर आपके एक भाई को गाली दिया गया तो आपके पूरे कुल में, पूरे खानदान, पूरे इलाके को गाली दिया गया। इसलिए आप ये समझिए कि राज ठाकरे ने आपको अपमानित किया है, और आपसे बड़ा अपमान के योग्य अधिकारी कोई है नहीं, क्योंकि आप ही अधिकारी हैं और बिल्कुल जेन्युइन आदमी को गरिया रहा है। क्योंकि ऐसा है कि आप ही ने वोट दे करके मुलायम सिंह से अखिलेश सिंह को बुलाया, अखिलेश से मायावती को बुलाया, मायावती से भी जोगी जी को बुलाया हुआ है। आदरणीय जोगी जी का मेरे मन में बड़ा सम्मान है। कोरोना के या कानून व्यवस्था में जितनी तगड़ी अप्रोच है और जितनी त्वरित एक्शन लेते हैं, वो सब आदर के योग्य है। योगी जी का मैं सम्मान करता हूँ। मित्रों, एक बात आपको बताऊँ, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मामला डेवलप हो रहा है, आप सब लोग समाचार में देख रहे होंगे। असल में क्या है कि आर्थिक लड़ाई है चीन और अमेरिका की। कोरोना एक बहाना है। अमेरिका ने ईरान को तहस नहस किया तो वो उसमें ये सद्दाम हुसैन मैटर नहीं था, मैटर था वहाँ के कुएं पर सद्दाम हुसैन अमेरिका को कब्जा करना नहीं दे रहा था। तो उसने एक फर्जी टीम बनाया, उसके अपने पीछे थे और बोला कि यहाँ पर हथियार बन रहा है। पूरा इराक
को बर्बाद कर दिया, लेकिन इराक से हथियार नहीं बरामद हुआ। बिल्कुल उसी तरह से हुआ जिस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चले गए, बोफोर्स में दलालों का नाम रख करके नहीं गए, अब पहले पर्ची दिखाया करते थे। अमेरिका में भी वही किया। चीन से अब अमेरिका की सीधी आर्थिक लड़ाई है, क्योंकि चीन की इंडस्ट्री पूरे दुनिया भर में छाई हुई है और चीन के प्रोडक्ट से अमेरिका स्वयं विद्युत है। अमेरिका के घर में राष्ट्रपति भवन में चीन का बना हुआ सामान इस्तेमाल होता है। अब अमेरिका को अपनी आर्थिक महाशक्ति बने रहने के लिए चीन को डिफीट करना बड़ा जरूरी है। चीन तभी डिफीट होगा जब उस पर दुनिया भर में उसको बदनाम किया जाएगा, जैसे कोरोना की बीमारी का बदनाम किया गया कि वो वुहान के एक लैब में डेवलप हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला, इस पर उचित नहीं है ज़्यादा बोलना कि ये वुहान में हुआ कि न्यूयॉर्क में हुआ है। ये बात हमारे मतलब की नहीं है। मेरे मतलब की क्या बात है कि अमेरिका अपने चौधरीहार से, अपने आर्थिक अप्रोच से और अपने हथियारों के बल पर दुनिया के कुछ देशों को, अपने पिट्ठू देशों को मोड़ने का, मोह भंग कराने का या अपने तरफ करने का प्रयास करेगा, वो उसका दिखने लगा है। तो चीन से कंपनियां बाहर जाएंगी। दुनिया भर में एशियाई मुल्क एक ऐसा है जहां पर मजदूर सस्ते हैं। मतलब हमारे यहाँ लेबर चौक है, चौक पर लेबर खड़ा मिलता है। ऐसा बहुत बिरले दुनिया में ऐसा कोई जगह होगा जहां लेबर चौक होता होगा कि चौक पर। हमने अमेरिका में देखा, ये जिस तरह 2 घंटा के लेबर के लिए आपके पास एक नंबर दिया जाए, आप उसको फ़ोन करिए, वो वाला आपको भेज देगा। कहीं रोड पर खड़े आदमी नहीं मिलेंगे। फ्रांस में और जगह, जर्मनी और जर्मनी में कोई लेबर चौक नहीं होता। ये हमारे यहाँ है कि एक चौक है जहाँ पर लेबर मिलती है। मतलब इतनी फ्री की लेबर हमारे यहाँ है, सुलभ और आसान से उपलब्ध होने वाला। तो एशियाई मुल्कों के प्रति वो सब देश आकर्षित होंगे अगर वो चीन से हटेगा तो। अब इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है। चीन तो एक है एशियाई मुल्क, तो कहीं वो बांग्लादेश की तरफ ना चला जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत से बांग्लादेश के मुद्रे का कीमत बढ़िया है और भारत से बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का कीमत बढ़िया है। आप मतलब जान के सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, बांग्लादेश में भारत से करप्शन कम है। बांग्लादेश में भारत से कानून के प्रति डर ज्यादा है। मतलब बांग्लादेश में कानून से डर लोगों के पास है। भारत में तो जो आदमी समृद्ध है, सक्षम है, पुलिस के हवलदार को जानता है, वो कानून को ठेंगे परखता है। बोला तुमको पता नहीं है, हवलदार सब मेरे जानने वाले हैं, वो उसी में चोर है। तो सोच लीजिए जिसका नरेंद्र मोदी से परिचय होगा वो आपको क्या समझता होगा। एक मौका है कि चीन से जो कंपनियां जाएंगी वो कहाँ जाएंगी। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारों को चाहिए कि वो इस तरह की माहौल उत्पन्न करें। आज शिवराज सिंह चौहान का मैंने इंटरव्यू देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो भारत के ही वंग है, भारत में ही आएंगे। वो कह रहे थे कि चीन से जो कंपनी आई हैं, हमारे अफसर से लगे हुए हैं कि उनको मध्य प्रदेश में बढ़िया उपलब्ध कराया जाए, बढ़िया साधन कराया जाए। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि वो थोड़ा ज़्यादा बोल गए। वो बोल रहे थे कि हम 3 महीना तक लेबर लॉ की कोई कानून लागू नहीं होने देंगे, सिर्फ मिनिमम वेजेस के अलावा। शिवराज चौहान भी ये बात कह रहे थे कि हम 3 महीने तक लेबर लॉ की कोई कानून लागू नहीं होने देंगे, मिनिमम वेजेस के अलावा। बहुत अच्छी बात है। लेबर लॉ का मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लेबर लॉ क्या होता है और लेबर लॉ का कैसा दुरुपयोग होता है, इस बात को मैं जानता हूँ। मैं पार्ट हूँ उसका यूज और मिसयूज का। लेकिन इन सब से ऊपर हमारे सरकारों को सिंगल विंडो एक खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में लाल फीताशाही अपने फायदे के अलावा पूरे देश के नुकसान कर सकती है, इंडस्ट्री के नुकसान करती है, सबका सत्यानाश कर सकते हैं अगर उसको उसका फायदा नजर नहीं आया तो हमारे सरकारों को चाहिए कि जो चीन में माहौल डेवलप हो रहा है सरकार के अविश्वास की तरफ या अमेरिका के प्रभाव से, तो वो जो चीन में जो स्थापित कंपनियां हैं वो चीन से जा करके कहाँ जाए, कहीं और न जा करके भारत में आवे। और भारत में आए तो हमारे यूपी बिहार में क्यों ना आए। तो इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि जो रिटायर नौकरशाह हैं, जो लोग रिटायर कर चुके हैं या उद्योग के विशेषज्ञ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के विशेषज्ञ, जो कई तरह के लोग होते हैं, सरकारों के पास रिसोर्स होती है उनको खोजने को, उनको ढूंढने की। कई लोग अंतर्राष्ट्रीयलाइजिंग करते हैं कंपनियों की स्थापित कराने में, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराने में, कंपनियों को लाने में। उन जैसे लोगों को सक्रिय कर देना चाहिए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल दे करके, अपना प्रलोभन दे करके, जैसे भी हो कि वो कंपनियां हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में आए और उत्तर प्रदेश बिहार में लगे। सरकारों का इसमें काम ये है कि सरकार सिर्फ ये करे कि
उन कंपनियों को लगने दें और उनको सुचारू रूप से चलने दें। इसमें सरकार का क्या महत्व है ये मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। मेरे अपने भाई का उड़ीसा के तालचर में ठेकेदारी थी। 300-350 लोग उसमें काम करते थे। चूँकि उसमें कोई मैं चूँकि कॉर्पोरेट कंसल्टेंट का काम करता हूँ तो कुछ उनको बताना पड़ता था, तो मैं बताता था भाई ये करो, हाँ ये ठीक चल रहा है। वहाँ का एक था कंसल्टेंट जो काम करता था। मैं एक बार गया वैसे घूमने के लिए तालचर, तो मैं वहाँ गया तो देखा कि कोई बैठ करके और ताश खेल रहे हैं एनटीपीसी में। मैं बोला ये लोग आज छुट्टी पे कहा था, ना ये लोग खेलते ही हैं। असल में क्या कि सरकार का कानून है कि यहाँ के लोकल इतने लोगों को लोकल को रखना पड़ेगा। तो जो लोकल है वो ताश खेल रहा है, घूम रहा है, और ये जो काम कर रहे लोग है ना ये बाहर से आए हैं, कुछ परसेंट ही बाहर के लोगों को रखेंगे। तो कुछ परसेंट वाले लोग उस काम को कर रहे हैं और जो लोकल है वो अपना आराम से कर रहा है। लोकल वाला अगर किसी बात में एक्सीडेंट में पड़ा जाता है तो उसको इतना रुपया देना है, और अगर कहीं बाहर का पड़ा रहता है तुम्हारी मर्जी है दो या ना दो। हमारे सरकारों को इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर इंडस्ट्री लगाने कोई आएगा नहीं। मैंने उनको बोला था कि भैया आप यहाँ से हटिए, तो बोले कि क्या करेंगे, बलिया में तो एनटीपीसी है नहीं कि वहाँ पर ठेकेदारी चला लो। कहाँ पे है? कांटी में था, कांटी वाला तैयार होकर के बन गया, हमारा काम खत्म हो गया तो हम तालचर में आ गए, चूंकि वहाँ से अफसर ट्रांसफर होकर के आए थे। अब आप समझ लीजिए कि अगर इस तरह का माहौल होगा कि इंडस्ट्री के लिए आप लोकल रखने की मजबूरी देंगे और लोकल वाला काम नहीं करेगा। महाराष्ट्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग क्यों आए? क्योंकि वहाँ मराठी आदमी अगर जाएगा तो काम नहीं करेगा, और वो काम नहीं करेगा तो इंडस्ट्री सफर करेगी, तो वहाँ जो पूर्वांचल का लोग है वहाँ पर काम करेगा। अच्छा, पूर्वांचल वाले भी बड़े अजीब लोग होते हैं। जो लोग वहाँ पर 12-12, 14-14 घंटा काम करते हैं, वो लोग जब बलिया में आएंगे ना तो नेता हो जाएंगे, फिर वो बलिया में काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि ये लोग जो छुट्टी से आते हैं ना 1.5-2 महीना गांव के लिए, तो काम नहीं करते हैं, खटिया पर सोए रहते हैं, भूजा उनके सामने आता है, पानी आता है, चाय आता है, माता जी भी कहती है लड़का बाहर है, कमाऊ लड़का है। और एक आदमी जो हल चला रहा है उसका थोड़ा मदद भी नहीं करते, चूंकि वो कमाते हैं, जबकि वो हल चलाने से ज्यादा दुर्दिन में, मेहनत में और बेकार का काम वो दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, मद्रास में करते हैं। लेकिन जब गाँव में जाएंगे तो गमकौआ तेल माथे पर मार करके, परफ्यूम वितरण मुंह में पान खा करके पीट पीट मारते रहेंगे, 1 महीना तक भी घर में कोई मदद नहीं करेंगे। यही कल्चर है कि हमारा पूरा पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है शो ऑफ करने में, दिखावेपन से। क्योंकि यहाँ मेरा 5,000 रुपये तनख्वाह है, मैं गांव में जाऊंगा तो बोले जी 30-35 हज़ार रुपया तो वैसे मिल जाता है, बाकी भी है। मतलब मैं अपने आप से ही झूठ बोलूंगा, अपने लोगों से, अपने घरों से झूठ बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 5,000 रुपये मेरा तनख्वाह है, लेकिन गाँव में मैं 15-20 हज़ार रुपये से नीचे नहीं बोलूंगा। अब जो गाँव में 5-10 हज़ार रुपये आदमी खेती बाड़ी में करता हो आकर्षित हो जाएगा, कहेगा यार चलो ना कसवा के साथ दिल्ली 15,000 की जगह 10,000 तो मिलेगा, और यहाँ आएगा तो वही हाल होगी कि यार अब न इधर का रहे ना उधर का रहे। मित्रों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात की प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है आपसे, इन सब बातों को चुनाव के टाइम तक याद रखें। आप कोरोना के इस दुखद तस्वीर को कि आपका अपना भाई रेल लाइन पर खड़ा है स्टेशन पर, और पुलिस वाला करके आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अगर वो गाड़ी में बैठ गया है तो अब उसको ये देखिए कि उतर गया है, तो जिस तरह से भेड़ को घेर करके रोका जाता है, मतलब एक रुको, आप इस तरह जाएंगे जैसे भेड़ चाल की तरह घुमा के ले जाता है। पटना को स्टेशन थी, लठ लेकर के पुलिस वाले हाँक के एक तरफ लेकर के जा रहे थे। आप इन सब दुर्भाग्यशाली और पीड़ा देने वाली तस्वीर को ना भूलें, और मतदान के टाइम जब नेता है आपके यहाँ भाषण देना है तो उसको बोलिए कि कोरोना में मैंने देखा था जब राज ठाकरे ने कहा कि आप हमारे जगह अपने नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि उद्योग वहाँ पर क्यों नहीं लग रही है। राज ठाकरे की राजनीति की मैं विरोध करता हूँ, लेकिन राज ठाकरे ने जिस बात को रखा है उस बात का तो प्रश्न पूछना ही पड़ेगा अपने लोगों से कि भाई 1952 में महाराष्ट्र भी आज़ाद हुआ था, गुजरात भी हुआ था, और उत्तर प्रदेश और बिहार भी हुआ था। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति थी कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था हमारा कानपुर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, मतलब मैनचेस्टर कहा जाता था। आज कानपुर में कोई कंपनी नहीं है। हमारे यहाँ मुझे याद है बचपने में कलकत्ता जाते थे, ये रणधीर सिंह नन है मेरे को सुन रहा है, इसके अपने बाबा का कलकत्ता में घर था, इसका अपना घर है कलकत्ता में, अभी भी होगा मेरे ख्याल से, अभी का स्थिति पता नहीं है वो कलकत्ता वाला घर है कि नहीं है। इसके अपने बड़े वाले फूफा जी का तो वहाँ से अभी भी किराया आता था, जयप्रकाश जी का, वहाँ से किराया कलकत्ता से आता, तो उनका अपना वहाँ पर घर था, इसलिए कि वहाँ पर इंडस्ट्री थी, वहाँ पर
जगह लोग ले रहे थे। आज कलकत्ता में कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि कलकत्ता की कंपनियां करीब करीब सारी बंद हो गई। मेरे गांव के बहुत लोग काम करते थे, वो मिल जहाँ कंपनी काम करती थी वहाँ वो मॉल बन गया। अब मिल में कमाई होती थी और मॉल में खर्चा होता है, मिल और मॉल का ये फर्क है। दूसरी, कलकत्ता की स्थिति यह है कि वहाँ पर ममता बनर्जी ने इतनी बुरी स्थिति कर दी है कि अगर आपका नाम हिंदू है तो आप जूता खाने के लिए बने हैं, आप मुसलमान हैं तो आप जूता मारने के लिए बने हैं। बंगाल में इतनी मुस्लिम परस्ती ममता बनर्जी कर रही है कि आपको कंपनी खोलना और कंपनी चलाना और अपने आप को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। इसका जीता जाता उदाहरण, मेरे घर का लड़का वहाँ पर मॉल में दुकान किया था, बगल वाले मुसलमान को देखा कि अब दुकान चल गई तो उसने बोला कि भाई बेच के जाने गर्दन काट देंगे। वो 2-4 दिन इधर उधर आजू बाजू में बात किया, नहीं बोला तो उसको बेच करके भागना पड़ा। नन्हे ने कुछ लिखा है मेरे खास से, क्या लिखा है? जी है भैया अभी भी। अच्छा, अभी कलकत्ता वाला है जो अर्जुन चलिए थे, हाँ वो बहुत बड़ा घर था, मैं उस घर को देखा था, बहुत बड़ा घर था, वहाँ गया हूँ मैं। चलो अच्छी बात है कि वहाँ पर एसेट्स है। तो अब तो तुम लोग देश के सबसे पुराने राजधानी में प्रॉपर्टी रखे हो मेरे भाई, अब इससे बढ़िया और क्या बात होगी? तुम कहना कि जैसे मैं कहूँगा कि मेरे भारत के राजधानी में है, तो बोला वो भारत की राजधानी नहीं, मेरा तो पुराना वाला राजधानी में भी है, क्योंकि कलकत्ता देश का पुराना राजधानी है, इसके पहला राजधानी है। खैर, नन्हे तो सामाजिक आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय नेता है, तो ये तो अपने पार्टी का विरुद्ध नहीं सुन पाएगा। लेकिन नन्हे, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रहा है कि आखिर हम लोग अपने नेताओं पर कब दबाव डालेंगे कि भाई हमारे यहाँ भी कंपनी उद्योग खोला जाए। मुझे बढ़िया से याद है कि मेरे बलिया में चंद्रशेखर जी हर भाषण में बोलते थे कि सुरहाताल अब की बार इसमें पर्यटन स्थल बनेगा। कितना बार पैसा भी दिया उन्होंने, एक बार बहुत बढ़िया फंडिंग भी आई थी, लेकिन सुरहाताल गंदा नाला सुखड़ते सुखड़ते अब सुरहाताल मेरे ख्याल से है भी या खत्म हो गया, मुझे मालूम नहीं है। नहीं तो सुरहाताल में मछली पालन और वो क्या क्या वहाँ बड़ा बहुत बढ़िया एक व्यापक कार्यक्रम किए थे। एक कार्यक्रम में मैं भी गया था उनके साथ, क्योंकि मेरा सौभाग्य था श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के साथ आने जाने का मौका होता था, बैठा लेते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी गार्ड भी हमको जानते, तो चंद्रशेखर जी का आदेश था कि नहीं ये चल सकता है, मतलब मेरी इच्छा थी। तो सुरहाताल का वो बढ़िया भाषण मुझे याद है। राम गोमी तब मुलायम सिंह जी के सरकार में मंत्री थे, ये नए नए बने हुए थे, तो मंत्री तो खैर वहाँ थे, पर वहाँ थे बातें खड़े रहते थे लोग, जो मंत्री थे उस समय हमने देखा है लोगों के ऐसे तो उनके सामने, तो सब बोलो सो ये करो वो करो वो करो, कह के चले गए, कुछ हुआ नहीं। आज मेरे बलिया जिला में ही कई तरह के उद्योग चल सकता है। मैं 2-3 उद्योगों की बात करता हूँ। मेरे यहाँ हथकरघा उद्योग का बहुत बड़ा काम है। ये मऊ, गाजीपुर, बनारस, ये पूरा बेल्ट हथकरघा का इतना बढ़िया काम है कि क्या करें। खासतौर से नरेंद्र मोदी जी की अपना चुनाव क्षेत्र बनारस में तो हथकरघा का इतना बढ़िया काम है। वहाँ बनारसी साड़ी तो दुनिया में मशहूर है, लेकिन उन बनारसी साड़ी वालों की स्थिति बिल्कुल खराब है। फैजाबाद की चूड़ी, कन्नौज का इत्र, मतलब उत्तर प्रदेश तो पुराना इंडस्ट्री के लिए माना जाना है, लेकिन उस सब की स्थिति बुरी है, बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि हमारा नेता इंडस्ट्री बनाने में ध्यान नहीं देता। हमारा नेता मंदिर बनाने और मंदिर तुड़वाने में ध्यान देता है, कभी अस्पताल बनाने की बात नहीं करता, कभी इंडस्ट्री बनाने की बात नहीं करता। और जब तक इस तरह की बात नहीं होगी, हम और आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में इसी तरह से जुतियाए जाएंगे, इसी तरह से धकियाए जाएंगे, इसी तरह से अपमानित होते जाएंगे, और हम आपस में बैठ करके भाषण करेंगे। जब तक हम चुनाव के टाइम में उनसे ये बात ना पूछें, तब तक इसी तरह का लानत मनानत होता पड़ेगा। मित्रों, कुछ लोगों ने मेरे को मार्गदर्शन किया है, मैं चाहता हूँ कि उनकी बात पढ़ लो। योगेश प्रताप सिंह को नमस्कार भाई। रणधीर लिखे कि बस गोडाउन के अलावा कुछ नहीं है बात। अच्छा, गोडाउन है ना, चलो एसेट्स है ना, प्रॉपर्टी है, यही बहुत बड़ी बात है। कलकत्ता में प्रॉपर्टी तो बड़ी चीज है। अमित सिंह, शुभाशीर्वाद बाबू। अमित लेके भैया जी पसीना बहुत हो रहा है, फैन। अच्छा हाँ, वो अभी पंखा चालू किया नहीं है, और कोरोना ने बोला है कि एसी चलाना मत, क्योंकि मेरा सेंट्रलाइज है, तो एसी तो अब की बार चलेगा नहीं, पंखा चला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को देखा। हाँ मनीष भाई नमस्कार, कैसे हो मनीष? रघुवंश लिख रहा है कि मजदूर संघ भी चुप है। मजदूर संघ है कहाँ मेरे बाबू कि चुप है? मजदूर संघ होगा तब ना। मजदूर संघ तो सिर्फ इंडस्ट्री बंद कराने के लिए होता है। ये जितने सीपीआई सीपीएम कम्युनिस्ट की मजदूर संघ है, उनका तो साजिश है। सोवियत संघ का वो साजिश था कि भारत में उद्योग को चौपट करना है। रघुवंश, तुम्हारा उम्र बहुत कम है, तुमको इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो अब समय बहुत हो गया, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोलेंगे। तुमको पता है मजदूर संघ का निशान होता है वो हंसिया तलवार, वो मतलब वो हंसिया होता है वो भारत की इंडस्ट्री को काटने के लिए।
रूस तब बहुत वर्चस्व के था, क्योंकि भारत और रूस की मैत्री बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोल्ड वार होता था। रूस कभी नहीं चाहता था कि भारत स्वावलंबी हो जाए। जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन पेट्रोल बंद और एक दिन भोजन बंद का आह्वान किया था, तो दुनिया हिल गई थी। उन्हें लगा कि यार ये कितना बड़ा अर्थशास्त्री है भाई, ये नाटा सा आदमी। एक दिन पेट्रोल ना बंद करने से पेट्रोलियम का जो लोड कम पड़ेगा, उससे कितना विदेशी मुद्रा बचेगा। और अगर एक दिन अनाज नहीं खाएगा तो समझ लो, अगर आज का 130 करोड़ आदमी एक दिन अनाज नहीं खाएगा तो 130 करोड़ चूल्हा अगर बंद होगा तो 130 करोड़ दिन आगे का भोजन हमारे इकट्ठा हो गया। तो वो गणित से इतना परेशान हो गए कि उन्हें लाल बहादुर शास्त्री को मरवाने का षड्यंत्र करना पड़ा, और ताशकंद में अंततः मर गए। वो हत्या ही था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रहा है। तो रूस ने कम्युनिस्ट के लोगों को यहाँ पर फंडिंग किया, और फंडिंग करके उनको 2-3 टास्क दिया गया। इन कम्युनिस्टों को इनको टास्क दिया गया कि आप भारत में कोई उद्योग है तो पहले हड़ताल कर दो, सफाई नहीं है, मतलब छोटी छोटी बातों पर हड़ताल करो। जो पश्चिम बंगाल की इंडस्ट्री बर्बाद हुई है वो इन मजदूर संघों के कुकृत्यों की वजह से बर्बाद हुई है, बंद हुआ है। मतलब जहां जहां मजदूर संघ है उसमें मजदूरों की भला कोई नहीं करता, या तो वो दलाली करते हैं या फिर इंडस्ट्री को बंद करने का काम करते हैं। ये पूरी कम्युनिस्टों का कुचक्र है जिसने हमारे देश के इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। मित्रों, आज सिर्फ इस बात पर था कि आप लोग समाचार में देख रहे होंगे कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या कहीं अलग अलग जगहों पर सिर्फ हमारे पूर्वांचल के लोगों का ही छीछा लेदर हो रहा है। वो लोग धक्के खा रहे हैं और अपने गांव आने के लिए परेशान हैं। अगर उनको वहाँ पर भोजन पानी इज्जत मिलती तो कोई भी आदमी गांव आने के विषय में सोचता ही नहीं, क्योंकि वो गांव इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसको वहाँ पर ना तो भोजन मिल रहा है, ना ही भोजन की उम्मीद मिल रही है। इतनी दुर्दिन, इतनी दयनीय स्थिति में हमारा आदमी वहाँ है, और हमारे नेता सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बस चलवा देंगे, रेल चलवा देंगे, उनके आने की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि वो आएंगे तो हम इनको यहाँ से न जाने की व्यवस्था करा देंगे, हम इंडस्ट्री खोल कर देंगे, हम इंडस्ट्रियों के लिए वैसा माहौल देंगे कि वहाँ और इंडस्ट्री डेवलप हो। और जब तक हमारे यहाँ उद्योग राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक उद्योग पर राजनीतिक आंदोलन नहीं होगी, उद्योग धंधा नहीं बढ़ेगा। मित्र, राम मंदिर बड़ा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा नौकरी से आएगी, उद्योग से आएगा। तो उद्योग मंदिर के साथ साथ ही जरूरी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मंदिर से पहले उद्योग है, क्योंकि मैं जब उद्योग में कमाऊँगा, वहाँ से प्रसाद खरीदने भर के पैसा लूँगा, तभी तो राम मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो मंदिर तो जरूरत ही है, नौकरी भी जरूरत है, तो उद्योग उसके पहले है। ये जन संकल्प फाउंडेशन को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। आपने कुछ मेरे को मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ कि पढ़ दूँ। जन संकल्प फाउंडेशन का मार्गदर्शन है मेरे लिए कि जो नेता मजदूर को पलायन कर रहे हैं, वो एक बार ये भी सोच ले कि जिस घर का कार्यालय में बैठ कर के ये बोल रहे हैं वो किसने बनाया है, बस समझ में आ जाएगी। ये छोटा सा उदाहरण है। जन कल्याण जी, ये तो मेरा आज का मुद्दा ये नहीं है कि मजदूर की महत्ता कितना है। बिना मजदूर का मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मोबाइल मजदूर ने बनाया है, पैकिंग मजदूर ने किया है, और एक मजदूर ने दुकान तक पहुंचाया है, और मैं जाकर के लाया हूं। मैं जिस घर में बैठा हूं ये भी एक मजदूर ने बनाया। मैं मजदूर की बात ही नहीं कर रहा। मजदूर मजदूरी करे अपने राज्य में, अपने जगह, अपने आसपास में, इस बात की माहौल की बात कर रहा हूं मैं। मैं पूर्वांचल का नागरिक हूं, और पूर्वांचल के लोगों की जो दुर्दशा में देख रहा हूं गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कि वो लोगों के लिए कहा जा रहा है कि तो 3 लाख है, 5 लाख है, इनको रेल दे दिया जाए। तो फिर बड़ा बेशर्मी से हमारे एक नेता कह रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो कई लोग भाजपा के हैं दुखी हो जाएंगे, वो कह रहे जी अब देखिए एक बार में 6 लाख आ जाएंगे तो हम रखेंगे कहाँ, क्या कर पाएंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अभी गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं करूंगा। या तब इस तरह की, आज श्रीकांत में तुम्हारी बात पढ़ रहा हूँ, इस तरह की बात हम लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं? राज ठाकरे कह रहा है कि आप हमारे सर पे आके बैठ गए हो, हमारा रोजगार छीन रहे हो, मेरे को रोजगार नहीं मिले, तुमको कहां से देंगे? आप बात अपने नेता से पूछो। ये तो बात उसको सही है, आप अपने से पूछो ना भाई कि 1952 से अब तक में कितनी उद्योग बढ़ी है। मैं खासतौर से जब से देश में कांग्रेस हटाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ,
आप लोगों को, बड़ी कम लोगों को मालूम होगा, जयप्रकाश नारायण मेरे घर के थे एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि वो हमारे ही जमीन में उनका नवा वाला घर बना है, क्योंकि उनका जो पुराना लाला टोला है वो तो पानी में चला गया गंगा जी में। अब जो उनका घर है, स्कूल है, विद्यालय है, वो जो है वो मेरा खुद का, मेरा जमीन है, मेरे बाप दादा का, अभी भी उस पर मेरा ही नाम है, क्योंकि 12 रुपया 15 रुपया तब उस वक्त मिल रहा था, ऑक्युपाई की थी सरकार, तो मेरे ही पिताजी, तब बहुत बच्चे छोटे थे, उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा कि हम इसको दान कर देंगे एक नेता के नाम पर, हम इसमें से पैसा नहीं लेंगे, तो अभी भी हमने उसको दान में दिया है, जिसमें आज चंद्रशेखर जी वहां पर वो सब बनाए हुए हैं। लेकिन जब से श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के टीम के लोग आए राजनीति में, उफान आया, उसके बाद से 70-77 के बाद से कितनी कंपनियां बनी उत्तर प्रदेश बिहार में, आप सब मार्गदर्शन दीजिए कि क्या बल्कि मैं सुना करता था, मेरे गांव के लोग कहते थे कि कलकत्ता है, कलकत्ता जाएंगे। आज कलकत्ता में इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्योंकि वहां की सरकार नहीं चाहती कि इंडस्ट्री बंद हो। उन्हें सरकार ने कहा कि भाई कंपनी में कमाना 1 रुपया, हमको 3 रुपया पहुंचाओ पहले। उद्योग ने कहा कि भाई कमाई 1 रुपया, खर्चा आमदनी 18 है, खर्चा रुपया मांग रहे हो, बोला बंदे कर दो। कानपुर को कहा जाता था कि ये मैनचेस्टर है भारत का, आज उस मैनचेस्टर में एक कंपनी नहीं है। आज वो सारा लाल इमली और कौन कौन सी कंपनी, एक से कंपनी वहां पर थी, वो जेके की थी कंपनी, उसकी थी, वो सब बंद हो गई। आज गाजियाबाद, मैं गाजियाबाद में खुद रहा हूं, गाजियाबाद में राठी का 3 कंपनियां था, राठी स्टील, राठी एलाइज, राठी इस्पात, भूषण का कंपनी होता था, भूषण ही, सूर्या की स्टील था, वो सब, प्रताप स्टील इतना बढ़िया कंपनी होता था, वो सब के सब बंद हो गए। राठी इस्पात का बैंक के पास ऑक्युपाई है और कबाड़ी बेचने के लिए टेंडर निकाले, भाई कोई कबाड़ा हमारा लेकर के ले जाओ। आज जो इंडस्ट्री चल रही थी वो बंद हो गई। उसमें सबसे दोषी हमारी सरकार है और कुछ वो इंडस्ट्री के लोग भी हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वाले बैंक कंपनी को चलाने के लिए पैसा मांगे और पैसा लेकर के एक कंपनी का नाम पर बी चला दिए। इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है कि उसने बढ़िया से सोच के तहकीकात करके लोन क्यों नहीं दिया। हमको लोन देने में तो 40 पेपर मांगता है और आप उन कंपनियों को लोन देकर आसानी से चला जाने देता है। इन सब चीजों को जब तक हम लोग राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक ये हो नहीं सकता। आखिर सरकार आरक्षण के प्रति तत्पर क्यों है? क्योंकि आरक्षण पर लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, आप आरक्षण हट रहे हैं हम जान दे देंगे। लालू प्रसाद कह रहे थे कि आरक्षण मेरे सीने पर बन जाएगा, अब बिल्कुल ठीक है, उसको मालूम है कि आरक्षण पर वोट मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ये चुनावी मुद्दा क्यों था? क्योंकि उसको पता है कि इसे हिंदू भावनाओं को भड़काया जा सकता है। लेकिन आपने भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, किसी ने लिखा है कि मैं उद्योग बढ़ाऊंगा, मैं 3 कंपनी लगाऊंगा, 2 अस्पताल बनाऊंगा, सड़क की दशा सुधारूंगा, बिजली परमानेंट लाऊंगा? ये किसी राजनीतिक पार्टी ने लिखा है अपने चुनाव आयोग में? क्योंकि उसको पता है इस पर वोट मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं महिला आरक्षण लाऊंगा। मेरे पास आदरणीय निर्मल सिंह जी सुन रहे हैं, तो अब निर्मल सिंह जी के साथ साथ आदरणीय निर्मल सिंह जी की पत्नी जी के लिए भी खतरे की बात हो गई निर्मल सिंह के घर में कि चुनाव में मैं निर्मल सिंह लड़ेंगे, मिस्टर निर्मल सिंह लड़ेंगे। अब आप आपस में लड़ते रहे पति पत्नी में कि कौन लड़ेगा। अब भाई बहन में लड़ती है कि भाई चुनाव लड़ेगी कि बहन चुनाव लड़ेगी। सरकार ने बना दिया आरक्षण के बिंदु में कि महिलाओं का अधिकार। मैं महिलाओं के अधिकार पर बात नहीं कर रहा, वो सामान्य अधिकार है। पति पत्नी, भाई बहन दोनों 2 पहिया है, नहीं चलेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन ये तो हम चुनाव के पहले हम भाई बहन थे, अब आपके बिल लाने से पहले कहाँ हुआ। लेकिन आपने कहीं कहा है कि आप कानपुर वाली कंपनी को मैं बढ़ाऊंगा, वो वाली कंपनी को मैं बनाऊंगा, ऐसा कभी नहीं कहा गया। हम आपसे ही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे आप इसको चुनाव में मुद्दा बनाएं। श्रीकांत भाई ने मेरे को मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ एक बात पढ़ूं। श्रीकांत तो मैं क्षमा चाहूंगा, बड़ी देर से लिखे थे लेकिन उनका कहना जरूरी था, इस वजह से आप रुक गए। श्रीकांत भाई ने लिखा है कि, 1 मिनट पहले इनका ऊपर से पढ़ो क्योंकि मैटर नीचे से। श्रीकांत भाई ने लिखा कि भैया इसी संघ के चक्कर में डालमिया नगर बर्बाद हो गया। हाँ बिल्कुल, डालमिया नगर बर्बाद हो गया। आपको पता है वहां का सीमेंट फैक्ट्री कैसे बर्बाद हुआ? चुनार बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, मेरे यहाँ चुनार के कई लोग ठेकेदारी करते थे। चुनार में सीमेंट फैक्ट्री थी, चुनार की सीमेंट फैक्ट्री बंद हुए कई साल हो गए। मेरा अपने एक सगे रिश्तेदार हैं, हालांकि वो जो क्वार्टर था लेबरों का उसमें वो रहते हैं, आज भी चूंकि हटा नहीं है तो उसी में रह रहे हैं, लेकिन काम धाम अब उनके पास है नहीं तो क्या करेंगे। वो तो संयोग था कि उनके एक बेटा मास्टर हो गया और एक बेटी डॉक्टर हो गई, वो सरवाइव कर गए, नहीं तो भूखे मरते। उन्हीं तरह की स्थिति थी। श्रीकांत भाई ने दोबारा लिखा है, नहीं तो आज बिहार का बहुत बड़ा उद्योग का केंद्र था। बिहार में उद्योग के इतना बढ़िया माहौल है, पानी कहीं खोजने की जरूरत नहीं है।
आप ये बलिया से आगे बक्सर से बढ़ता हुआ पटना तक गंडक नदी एकदम आपके पास प्रचुर 12 महीना पानी देने के लिए है। उद्योग को क्या चाहिए? बिजली, पानी और जगह। पानी हमारे पास इतनी शानदार नदियां हैं कि हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बिजली हमारे पास नदियों के किनारे बिजली का उद्योग कारखाना मतलब पावर हाउस बना बैठाया जा सकता था। हालांकि तालचर में है, कांटी में है, मुजफ्फरपुर में पावर हाउस है, तो वो बिजली दे सकती थी या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता था। हमें जरूरत है नेताओं के अंदर के पावर को कम करके जनता के अंदर पावर को देना। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब शायद तुमने उन्होंने एक ही मात्र कोशिश किया कि हमको अपहरण उद्योग बनाना है। उन्होंने ये कभी ध्यान नहीं दिया। वो कहा कि बोले कि चरवाहा विश्वविद्यालय बनाएंगे। मतलब हमारे देश में वाहिद मुल्क है मेरा कि हम चरवाहा विश्वविद्यालय के नाम पर वोट दे देते हैं कि भाई देखिए हम आपको डॉक्टरों के लिए बनाएंगे, हम चरवाहा बनवाएंगे। इसी बात पर लोग वोट देते हैं। मतलब अब इससे भी बड़ा शर्म और संकोच की बात हो सकती है क्या? जिस वक्त चरवाहा विश्वविद्यालय तो मुझे याद है, मैं एक कंपनी में मैनेजर था। मेरा न्यूयॉर्क का एक बायर आया हुआ था। वो फिर उससे हुआ कि हम लोग शाम को सिनेमा देखने चलेंगे। मेरे कंपनी में मालिक हमें बोला सर ये महिला है, अंग्रेजी वाली है, हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल है। तो बोला नहीं चलो। तो वो सिनेमा वाला प्लान कैंसिल कर दिया। तो हम लोग नेहरू प्लेस में, ये पारस के बगल में वो ओपन स्ट्रीट फूड का बड़ा बढ़िया था, वो हम लोग खाना खा रहे थे। तो उसने हमसे पूछा कि परमार ये न्यूयॉर्क वाली अंग्रेजी में बोल रहे थे, लेकिन मुझे बढ़िया से अंग्रेजी बोलने नहीं आती, इसलिए आपको हिंदी में बता रहे हैं। उसने बोला कि परमार ये चरवाहा विश्वविद्यालय की मांग करके वोट लिया जा सकता है? अमेरिका में होता तो उसको जूतियां मारती। मैं बोला कि ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहां पर अगर वो कहता कि हम बड़ा एम्स बनाएंगे तो उसको जूतियां पड़ती। अगर वो ये कह दे कि हम यहाँ पर काबिल आदमी की नौकरी देंगे, सिर्फ इतना ही वो बोल दे कि हम काबिल आदमी की नौकरी देंगे, अगले दिन इसकी सरकार चली जाएगी। क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को इतना सोचने की शक्ति ही नहीं दिया है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम कर रहा हूं। आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि आपके कुल को नमन है जिससे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जय हो। अब उन्हीं की सेवा के अवसर का परिणाम है कि हम दिल्ली में हैं। हमारे कुल की जो सैकड़ों बीघे की जमीन थी उसमें उनका एयरपोर्ट बन गया है, बागवानी बन गई है। उसमें से एक आम तोड़ने का अधिकार नहीं है। उस एयरपोर्ट के उसमें कहीं से दीवार टूट जाता है तो गाय वाय चरने के लिए चली जाती हैं। उसमें का एक घास छूने का अधिकार नहीं है, बल्कि आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर जाने का अधिकार नहीं है। अब श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के ना रहने के वजह से थोड़ा सा वहाँ पर अब लिबर्टी है आने जाने का, क्योंकि सुरक्षा इतना तगड़ा नहीं है। क्योंकि वो एसपीजी सुरक्षा में थे तो पुलिस वाले चौका रहते थे, अब वहाँ पुलिस वाले नहीं रह रहे हैं। लेकिन फिर भी अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कभी वो हमारी जमीनें हुआ करती थी, अब वो नहीं है। अब वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जयप्रभा ट्रस्ट के पास है, जिसके अभी के सांसद महोदय उसके कर्ता धर्ता है श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के बाद, और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के नाती जी, उन दोनों के बीच का ही वो धन संपत्ति होने का है। आज बात उस पर नहीं हो रही थी कि वो जयप्रकाश ट्रस्ट किस लिए है। मेरा बात हो रहा है कि जयप्रकाश ट्रस्ट में जितनी बड़ी बागवानी है, अगर उतने में कोई कंपनी खोल दी होती तो ये हमारा दुर्विजय सिंह झालन को रोड पर बैठ करके सड़क मरम्मत कराने के लिए पुलिस से टकराव करने की जरूरत नहीं पड़ती। द्विवेदी जी एक लड़का है दुर्विजय सिंह झालन, मेरे गांव के बगल करण छपरा का रहने वाला है। इसे साल में 12 महीना होता है और 24 बार इसको सड़क पर बैठना पड़ता है, सिर्फ इस बात के लिए कि सड़क का गड्ढा ठीक कर दीजिए। जहाँ पर देश के नौजवान को, जिसको IAS बनने की तरफ सोचना चाहिए था, उस सड़क बनवाने के लिए 12 महीने में 24 बार बैठता है। पुलिस उठा के ले जाती है, लिखित देती है कि अब की बार सड़क बन जाएगा। फिर ये घर आ जाता है, फिर वो पुलिस भूल जाती है कि कुछ काम कर रही होती है। मतलब साल भर से सड़क बनाने के लिए मेरे घर से दुर्विजय झालन एक साल में 20 बार तो ये पुलिस उठा के ले गई होगी इसको, लेकिन सड़क नहीं बना। उद्योग बनाने की बात करता तो मेरे घर से पुलिस इसको और क्या करेगी ईश्वर जाने, मैं तो परिकल्पना करके डर रहा हूँ। जिस देश में सड़क को दिखाने के लिए एक्चुअली कहा है कि जब आप बलिया से हमारे गांव जाइएगा तो अंदाजे से जाना पड़ता है कि यही शायद सड़क होगी। अच्छा यही सड़क है, क्योंकि गड्ढा इतना ज्यादा है कि पता नहीं चलता कि सड़क है किधर से। ये लड़का उसको थोड़ा सा ठीक कर दो, इस मांग के लिए
कई बार बैठा, कई बार अखबार टीवी में हमने देखा, लोगों से सुना, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी। अब सोच लीजिए कि अगर ये दुर्गुजय सिंह झालन ये कहता कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाओ, इसके लिए बढ़ता तो इसकी क्या हाल होती, ईश्वर जाने, प्रभु जी जाने। आज मेरा प्रार्थना ये था कि मैं जब इस कोरोना के महामारी में पूर्वांचल के लोगों का दुर्गति देखता हूँ कि उन लोगों को बसों में ठूस करके, मिक्सर मशीन में कूच करके और ठेला पर, रिक्शा पर पैदल अपने अपने घरों को आते हुए मजबूरी में देख रहा हूँ तो दिल द्रवित होता है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, पूर्वांचल मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार, स्पेशली 2 स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कभी कोई ऐसा नेता उभरेगा निर्मल सिंह जैसा। वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन चलाते हैं, कुंवर सिंह वाला जवानी इनमें आएगी। हालांकि इनका अभी 80 वर्ष नहीं हुआ है, तो क्या 80 वर्ष में ही इनकी जवानी आएगी कुंवर सिंह वाला, या 80 वर्ष से पहले आ जाएगी? अगर बड़े भाई निर्मल सिंह को कुंवर सिंह वाली जवानी 40 वर्ष में आ गई तो सोचिए कितना बड़ा तेज होगा। 80 वर्ष वाला जवानी 40 वर्ष में तो दुगना हो जाएगा। तब अंग्रेज भाग गए थे, अब भूखमरी और बेरोजगारी भाग जाएगी। जागिए निर्मल सिंह, कुंवर सिंह की तस्वीर में माला चढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेताओं के तस्वीर पर माला चढ़ा दीजिए जो नकारे हो चुके हैं, ताकि हमारे इंडस्ट्री डेवलप हो और हमारे लोगों को राज ठाकरे का ये ताना सुनने का मौका ना मिले कि आप हमसे पूछते हो कि पूर्वांचल का अपमान क्यों करते हो। आप अपने नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि आप अपने इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते हो। राज ठाकरे की बात बिल्कुल सही है, मैं राज ठाकरे की इस बात के साथ हूँ कि मैं राज ठाकरे को बुरा क्यों कहूँ। कौन है राज ठाकरे मेरा? मैं योगी जी और नीतीश कुमार को क्यों न कोसूं क्योंकि आज ये सरकार में है। मैं मोदी जी को क्यों न कोसूं क्योंकि 6 साल से ये भी सरकार में है। हमने तो नहीं सुना कि 6 साल में कोई कंपनी खोलने का फीता काटा हो नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर योगी जी की 3 साल 3.5 साल बीत गया। नीतीश कुमार को तो अब तो ये ईश्वर करे कि ये अंतिम कार्यकाल हो इनका, क्योंकि अब ये किसी भी काम का नहीं है। ये सुशासन है कि सुशासन है समझ में नहीं आता है। लेकिन नीतीश कुमार भी इतने शासन में किसी उद्योग का फीता काटे हो तो कृपया मेरे को अपडेट कर दें। मेरे नॉलेज में तो ना तो योगी जी ने किसी बड़े कारखाने का फीता काटा, ना मुलायम सिंह ने काटा, ना मायावती ने काटा, ना राजनाथ सिंह ने काटा, ना कल्याण सिंह ने काटा। मतलब 90 के बाद की तो मुझे याद है, अखबार टीवी से मैं भी बड़ा सक्रिय रूप से सुनता रहता हूँ, जुड़ता रहता हूँ कि 90 से तो मैं समझ भी थोड़ी बहुत डेवलप हुई है कि 90 से अब तक उत्तर प्रदेश बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री ने अगर किसी कंपनी का उद्घाटन का फीता काटा हो तो बताइए कि ये फलाना वाला कंपनी आज से चालू हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ जब तक उद्योग राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, दुर्गुजय झालन जैसे फाइटर लोग सड़क बनवाने के अलावा उद्योग डेवलप हो, इस बात पर अगर लाठी नहीं खाएंगे, पुलिस के मार नहीं खाएंगे, पुलिस के घेराव नहीं करेंगे, तब तक नहीं बनेगा। निर्मल भाई जैसे लोग जो राष्ट्रपति भवन में अपना डंका बजाते हैं, राष्ट्रपति भवन में डंका बजाने से आपका निजी नाम हुआ कि निर्मल सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम कराए, लेकिन इससे फायदा समाज को तब तक नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति किसी कंपनी का उद्घाटन करने आपके आरा में ना जाए, आपके बक्सर में ना जाए। आप ऐसा करिए, आपका वहाँ पर सिलाई मशीन का केंद्र खुलता है, 100-250 लोगों को फायदा होता होगा। अगर वहाँ पर सिलाई मशीन बनाने की फैक्ट्री हो जाएगी तो 1000-2000 लोगों का फायदा होगा। उससे आरा जिला का विकास होगा, बक्सर जिला का विकास होगा, हमारे यहाँ की रिश्तेदारी हैं तो हमारे भी विकास होगा। तो आप जैसे लोग जो फाइटर लोग हैं, चुनावी मुद्दा ये बनाइए कि मुझे मंदिर बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन मंदिर के साथ साथ फैक्ट्री भी ज़रूरी है, कारखाना भी ज़रूरी है, बढ़िया सड़क भी ज़रूरी है, लेकिन दिन भर बिजली और बढ़िया स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और कल कारखाने अगर नहीं बनेंगे तो हमें दिल्ली के इस नश्वर जमीन पर दिल्ली के लोगों का ताना सुनकर रहना पड़ेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसे बदतमीज आदमी का ताना सुनकर रहना पड़ेगा, और ये हमारे स्वाभिमान को धक्का दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक न एक दिन कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई इन सब में से जो सुन रहा है या जो कल इस वीडियो को सुनेंगे, उनमें से किसी को तो मेरी बात का एहसास होगा कि इंडस्ट्री भी एक राजनीतिक मुद्दा हो, तभी जा करके हम स्वाभिमान से अपने गांव में जी सकेंगे और गांव से थोड़ी दूर पर चल करके फैक्ट्री में काम कर पाएंगे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे ऊपर से कोरोना की महामारी हटाइए, ये जहाँ से आया है वहीं इसको पिठाइए। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो मेरा भारत महान।